बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जहाँ कहीं भी अपने पति के साथ रिश्तेदारों में जाती थी, मेरे पति मुझे कुछ भी अपनी पसंद का नहीं पहनने देते थे। ऊपर से मैं अगर उनकी मर्ज़ी का कुछ पहन लूँ तो वह कुछ ऐसे-ऐसे कपड़े निकाल कर देते थे, जिसे देखकर मैं हैरान रह जाती थी कि भला कोई अपने पत्नी को ऐसे कपड़े क्यों पहनाकर शादी और रिश्तेदारों में ले जाता है, जबकि खुद उनकी ही बेइज्जती होती थी। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं 30 साल की हूँ। मेरी शादी को अभी बस 4 महीने ही हुए थे और मेरे पति, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। वह रोज़ सुबह-सुबह अपने ही पसंद के कपड़े मुझे चुनकर मेरे लिए रखते थे। मुझसे जब भी कोई रिश्तेदार मिलने आता था, तो पता नहीं क्यों वो मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाकर उन सभी के सामने ले जाते थे। मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं था। वो मुझे कोई भी बातें नहीं बताते थे कि वो भला ऐसा क्यों कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो मेरे से प्यार नहीं करते थे और मेरे पास कपड़ों के लिए कोई कमी थी। भर-भर के मेरे पास कपड़ों के भंडार थे। शादी से पहले ही मैंने उन्हें एक एक्स्ट्रा कबर्ड के लिए बोल दिया था और उन्होंने मेरे लिए बनवा भी दिया था। फिर क्यों भला वो ऐसा मेरे साथ कर रहे थे? वो भी एक नई नवेली दुल्हन को दूसरों के सामने बेइज्जत कराते थे। अमित के चेहरे पर साफ-साफ ज़ाहिर होता था कि वे उन्हें लोगों की बातें बुरी लगती थी, मगर फिर भी वो स्माइल करते थे। क्या वजह हो सकती थी? शादी से पहले जब भी मैं अमित से मिलती थी, तो वे हमेशा मेरे कपड़ों की तारीफ़ें करते थे। उन्हें मेरे कलेक्शन बहुत अच्छे लगते थे। वो जब भी मुझसे मिलकर अपने घर में मेरी बातें बताते थे, तो अपने बहानों से मेरे कपड़ों को लेकर कंपेयरिंग करते थे। मैं बड़े ही अमीर परिवार से थी। खूब नौकर-चाकर थे, जो मेरे आगे-पीछे लगे रहते थे। इधर अमित एक सीधे साधारण से परिवार से थे। खूब भरा पूरा परिवार था। दादी से लेकर नाना-नानी तक मुझे आशीर्वाद देते थे। मैंने अमित की सच्चाई और सीधे साधारण को देखकर उनसे शादी की। इसलिए घरवालों ने शादी की ज़रा ना देर की और हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दी गई। अपने ससुराल में मुझे खूब मान-सम्मान मिला, पर फिर भी उन्होंने मुझे ये बात कभी नहीं बताई कि भला अमित मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। अमित अपने घरवालों के साथ ऐसा नहीं करते थे। वह जब भी किसी शादी या फंक्शन में जाते, तो एक से एक कपड़े पहन के जाते थे। उनके आगे मैं ही फीकी पड़ जाती थी। कोई भला देखकर बोलता ही नहीं था कि मैं एक नई नवेली दुल्हन थी। यहाँ तक मेरे कपड़े और पहनावे को देखकर आधे से ज़्यादा लोग मुझे देखकर हँसते थे। मेरे सामने ही मेरा मज़ाक बनाते थे। यही कि कैसी बहू आई है, सजना संवरना ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि पागल है और इस पर तरस खाकर अमित ने इससे शादी कर ली है। मैं वहीं पर पूरी तरह से गुस्से से भर जाती थी और धीमे-धीमे मेरी आँखें नम हो जाती थी और मन बहुत उदास हो जाता था। इतनी पढ़ी-लिखी और इतने अमीर ख़ानदान से होने के बावजूद मुझे ऐसी-ऐसी बातें सुननी पड़ रही थी। मैंने यह बातें अपनी माँ को जब बताई, तो उन्होंने मुझे समझाया कर चुप करा दिया कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए शायद वो तुझे खोना नहीं चाहते, मगर अमित तो सही है ना, तो बस जो वह बोलते हैं उनकी बात मान जाया कर। पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जब लोग मेरा मजाक बनाते हैं तो मुझे ज़रा सा अच्छा नहीं लगता। फिर भला अमित कैसे शांत रह जाते हैं। मैंने सोच रखा था कि आज अमित से ज़रूर पूछूंगी कि ये भला कब तक चलेगा। अमित जब इतने अच्छे हैं तो वह भला मेरे साथ मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अमित के आते ही मैं अपने सवाल उनसे ज़रूर करना चाहूँगी, पर तभी एक लड़की उनके साथ आई। दरअसल अमित का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और जिस लड़की गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था, वह गाड़ी में जो लेडीज़ थी वो उनकी जान पहचान की निकली, निशा। अमित को देखकर मैं पूरी तरह से डर गई और जब सब भूलकर उन्हें देखने लगी। निशा भी मेरी मदद करवा रही थी, पर अमित उससे दूर दूर हो रहे थे और साफ साफ उसे घर से जाने के लिए कह रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से निशा। निशा बोली, अमित पहले तुम अपने आप को डॉक्टर को दिखा लेना। मैं तभी समझ गई कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। निशा से जब मैंने पूछा, क्या तुम अमित को जानती हो, तो उसका जवाब कुछ यूँ था, इन्हें तो मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। उसकी बातें बड़ी ही अजीब थी। वो जो भी जवाब दे रही थी अमित से जुड़ा हुआ ही था। मैंने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा
वह मेरा बाहर इंतज़ार करने लगी। मैंने अमित को रूम में लिटाया और दवाई देकर निशा के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। वह शादीशुदा नहीं दिख रही थी, पर अमित की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। वह उसकी कॉलेज की दोस्त थी। यह जानकर मैं अमित के बारे में उनसे पूछने लगी। अमित ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते थे और जिसे बनाते थे उनसे सच्ची दोस्ती निभाते थे। कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहते थे। वो कॉलेज में ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, बस उन लोगों से ही बातचीत करते थे जिन्हें वो अपना दोस्त बनाते थे। मैं अमित के किस्से सुनकर बहुत खुश हो रही थी और बोला कि उनकी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड थी। निशा हंसते हुए बोली, हाँ थी। कि इतने में अमित की बहन आ गई और निशा को देखकर उसे बस बाहर जाने के लिए बोल दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला। वह निशा को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और निशा भी 1 मिनट नहीं रुकी और चली गई। जब मैंने पूछा, दीदी आपने ईशा के साथ ऐसा क्यों किया, उनका जवाब बस ऐसा था कि वह निशा डिज़र्व करती है। उनके साथ हम सब लोग ऐसा ही करेंगे और आप भी उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगी। निशा से सब क्यों इतना गुस्सा थे? कहीं वो अमित की गर्लफ्रेंड तो नहीं? और निशा भी कुछ इस बारे में ही बताने जा रही थी। अब अमित ही इन सवालों के जवाब देंगे। 2 दिन बाद अमित की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया, तो मैंने अपनी बातें उनके सामने रख दी कि घर में निशा के नाम से सब क्यों आग बबूला हो जाते हैं और तुमने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। अमित सच सच बताइए कि आप भला मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाकर अपने रिश्तेदारों में क्यों ले जाते हैं और जब भी कोई घर पर आता है तो उनके आगे फटे पुराने कपड़े पहनाकर ले जाते हो? क्यों अमित बताइए। अमित मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, बस चुप थे। पर आज मुझे अपने सब बातों के जवाब जानने थे। भला कब तक ऐसा चलेगा? मैं अब सबके सामने अपनी खिल्ली उड़वाते उड़वाते थक गई हूँ। मैंने पहले भी आपसे यही पूछा था, पर आपने कुछ नहीं बोला। अमित तब भी चुप थे। शायद उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। मैं रहते हुए अमित से बोली, अगर आपको कोई परेशानी है तो बताओ, हम दोनों जीवन साथी हैं। तो तुम्हारा दुख मेरा भी तो है। मैं आपके साथ हर तरीके से रह सकती हूँ, मगर आप यूँ अपने मन में बातें दबाए कुढ़ते रहें, ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। शायद आपको अब मैं मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो लोगों की खिल्ली से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग जब मेरा मजाक बनाते हैं, शायद आप मुझे अपना ही नहीं समझते हो। जब मैं आपके दुख दर्द की साथी नहीं, तो मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? मैं जा रही हूँ इस घर से। मेरे घर से जाने की बात सुनकर अमित बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कोई किसी पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करता है और वो किसी और के लिए आपको धोखा देता है, तो दोबारा धोखा ना मिले तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें बस खोने के डर रहा था, चाहे मुझे बदसूरत ही तुम्हें बदसूरत ही बनाकर रखना पड़े। मगर अमित, यह सब तुम्हें नहीं, मुझे देखना पड़ता है। किसी और की गलती की सज़ा तुम दूसरों को नहीं दे सकते। निशा मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उससे शादी करने का मन बना लिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लड़ाई झगड़ा कर अपने परिवार वालों को मनाया था। उसका पूरी तरह से दीवाना था, पर उसने मुझे किसी और के लिए धोखा दिया। मैंने खुद उसे एक लड़के के साथ पकड़ा था। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी भी अपनी पत्नी को किसी और के सामने सजवा कर नहीं ले जाऊंगा। निशा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती थी कॉलेज में। सब लोग उस पे फिदा थे, पर मेरे अपने ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे धोखा दिया। अमित की बात सुनकर मैं जान गई थी कि जो वह कह रहे थे वो शायद कहीं ना कहीं सही था। मगर निशा ने जो किया, ज़रूरी नहीं कि हर कोई लड़की वैसा ही करे। अमित, जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता। क्या पता भगवान तुम्हें उससे बचाकर एक सच्चा हमसफ़र दिलवाना चाहते हो। तुमने कभी भी इस तरह से सोचा, अगर निशा नहीं गई होती तो क्या मैं तुम्हें मिलती? अमित मेरी तरफ देखकर समझ गए कि वो शायद जो सोच रहे थे
वो गलत था। हर आदमी अलग अलग होता है, तो हम एक से धोखा खाकर दूसरे से उसके हक की खुशियाँ नहीं छीन सकते। अमित को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और अब से वो मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाकर नहीं ले जाते। उन्होंने खुद ही वो सारे कपड़े फेंक दिए जो मुझे बदसूरत बनाते थे, और अब अमित पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। निशा ने जिसके लिए अमित को धोखा दिया, उसी ने निशा को किसी और के लिए धोखा दिया था। तो उसने बेहतर के लिए बेहतरीन को खो दिया, तभी तो वो बिल्कुल आज अकेली है। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।